हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इससे पहले वाली वीडियोस में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। अब ये एक तरह से सेकंड कंसेप्ट है इस चैप्टर का। 10th क्लास के 10वें चैप्टर की बात कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। आज से हम शुरू करेंगे, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की अगर परिभाषा की बात करें तो उसके साथ साथ आप प्रकाश के परावर्तन को उसके साथ कंपेयर करके उसकी इसके साथ तुलना करके समझ सकते हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, सतह कैसी होती है वो, उसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। जैसे एक दर्पण होता है, उससे टकराकर दूसरे माध्यम, वहाँ पे कोई माध्यम है ही नहीं, दूसरे माध्यम में नहीं जाती और ना ही और साथ में अपने पाथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते को में बदलाव कर लेती है। उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन में क्या है, यहाँ पर जो है ना, प्रकाश या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और अपने रास्ते में परिवर्तन कर लेती है। देखना, परिवर्तन दोनों जगह है, लेकिन माध्यम में परिवर्तन, पाथ में जो परिवर्तन है वो तो परावर्तन में भी है और अपवर्तन में भी है। लेकिन परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, अपवर्तन में माध्यम बदलता है। तो जैसे कि समझिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तो तिरछा हो के इसलिए कह रहे हैं, अगर वो सीधा जाएगा इस तरह से तो उसमें बदलाव नहीं आएगा, तब उसके रास्ते में बदलाव नहीं आएगा। जब ऐसे तिरछा जाएगा तब उसके पाथ में बदलाव आएगा। तब दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। आप कह सकते हैं कि वह अपने रास्ते को परिवर्तित कर लेता है। वह थोड़ा सा, प्रकाश किरण थोड़ी सी मुड़ जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। इस पॉइंट को समझिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे कि एक माध्यम आपका वायु है और दूसरा माध्यम आपका कांच है या पानी है, जल है, तब अगर वायु से जल में कोई प्रकाश जाएगा तो उसकी जो चाल है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से जब प्रकाश पानी से, जल से वायु में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल अधिक हो जाएगी। तो जो दिशा में परिवर्तन हो रहा है, प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका मुख्य कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन है। ठीक है। और अगर आप समझे, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल, मतलब पानी में कोई पेंसिल को डुबो रखा है, आधी पेंसिल बाहर है और आधी पानी के अंदर है, तो पेंसिल जो है ना वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि पानी में डूबा हुआ जो भाग है वहाँ से जब प्रकाश पेंसिल से टकराकर बाहर निकलने की कोशिश करता, बाहर निकलता है, तो वह पानी से बाहर निकलते समय थोड़ा मुड़ जाता है और हमें लगता है
कि पेंसिल मुड़ी हुई है। इसी तरह से कांच के आयताकार कोई स्लैब है, वहाँ से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इसके लिए आपने एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर याद रखनी है, इसको समझना है या साथ में याद भी रखनी है। जब प्रकाश की विरल माध्यम, एक विरल माध्यम है यहाँ पर, एक सघन माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि एक वायु हो गई और एक कांच हो गया। तो यहाँ पर इसने विरल किसको बता रखा है, वायु को विरल माध्यम बता रखा है और कांच को सघन माध्यम बता रखा है। तो विरल और सघन माध्यम क्या होते हैं, इनको समझिए। विरल, आप कह सकते हैं कि वायु जो है ना कांच से विरल है, वायु जो है ना वो पानी से विरल माध्यम है। ऐसा क्यों? जहाँ पर अगर दो माध्यमों की तुलना करें, जब हम किन्हीं दो माध्यम की तुलना करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक तो जैसे कि अगर जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, वहाँ पर दोनों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसमें पानी उस माध्यम को हम विरल बोलेंगे, और जहाँ पर कम होगी उस माध्यम को हम सघन। इस प्रकार आपको याद रखना है कि किस माध्यम को विरल माध्यम बोलते हैं। जब दो माध्यमों की तुलना की जाती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी दूसरे की तुलना में, तो वो माध्यम दूसरे की तुलना में विरल होगा और दूसरा माध्यम पहले की तुलना में सघन होगा। जैसे कि वायु और कांच की बात करें तो वायु कांच की तुलना में विरल है, और कह सकते हैं कांच वायु की तुलना में सघन है। इसके साथ साथ जब आपने ध्यान याद रखनी है लाइन, ये ध्यान से, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। जिसे कि यहाँ पर देखिए कि जैसे इस तरह से ये आ रहा है, पी क्यू की तरफ प्रकाश की किरण आ रही है, और ये एन और एन डैश अभिलंब है। अभिलंब क्या होगा, ये जो ए बी है, ये ए बी एक ऐसी सतह है जो हवा को और कांच को अलग कर रही है। इस सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन होगी उसको हम अभिलंब बोलते हैं। अगर आगे कांच नहीं होता तो जो ये पी क्यू है ये ऐसे जाती सीधी, ये लाइट इस तरह से जाती, लेकिन जैसे ही आगे यह ओ पॉइंट के ऊपर टकराती है तो सीधी ना जाकर यह पी ओ, इधर देखो ओ ओ प्राइम, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इधर आकर इधर जा रही है ये एक तरह से कि भाई तो इधर मुड़ जाती है, ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। इस तरह से जब यहाँ पे टकराएगी तो अगर अगला माध्यम नहीं होता तो ये सीधी जाती इस तरह से, अगर अगला माध्यम नहीं होता तो ये सीधी इस तरह से जाती। दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे मैं, वो इस तरह से सीधी जाती। लेकिन अगला माध्यम कैसा है, विरल हो गया कांच की अपेक्षा, तो यह मतलब इधर जो है ना ये साइड है, ये साइड तो होगी अभिलंब की तरफ, ये होगी अभिलंब से परे, तो ये अभिलंब से परे आर एस की तरफ मुड़ गई। तो आपने ये याद रखना है कि भाई जब अपवर्तन होता है तो या तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से जा रही है या फिर सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब विरल से
सघन माध्यम में जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश झुक जाता है, कह सकते हैं सघन सीवरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। इसके साथ साथ एक बिंदु और याद रखना, यदि प्रकाश किरण कांच की स्लैब पर लंबवत ऐसे गिर रही है तो वह बिना किसी विचलन के सीधी ही चली जाएगी। इसको याद रखना है। इसका जो प्रूफ है थोड़ा सा अगले जब नियम पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगला ही टॉपिक है अपवर्तन के नियम। यहाँ पर अपवर्तन का जो पहला नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीन चीज़ें। एक तो आपतित किरण है, ये मान लीजिए, एक अभिलंब है और एक परावर्तित किरण है। तीनों एक ही तल में होते हैं। सॉरी, यहाँ पे अपवर्तित है। तो यह जो नियम है ये परावर्तन के नियम के जैसा ही है कि भाई आपतित किरण और परावर्तित किरण वो क्या होंगे, वो और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होंगे। इसके बाद अगर दूसरा नियम पढ़ें, दूसरा नियम बहुत ही ज़रूरी है। इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं और यह अपने आप में अकेला भी पूछा जाता है। आपतित किरण आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई। आई क्या है यहाँ पे देखिए, आई जो है ना, यह अभिलंब हो गया, यह आपतित किरण होगी। उसी तरह से आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसको आपतन कोण बोल लेंगे, और अंदर जाने के बाद इधर मुड़ गई तो जो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसको अपवर्तन कोण बोल लेंगे। तो आपतन किरण की ज्या मतलब आपतन कोण की ज्या मतलब ज्या है साइन ऑफ आई, साइन आई, और अब अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वह किन्हीं भी दो माध्यम के लिए, इसको छोड़ दीजिए, किन्हीं भी दो माध्यम के लिए एक नियत अंक होगा, एक कांस्टेंट होगा। इसकी वैल्यू स्थिर होगी, इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। मतलब साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर वो किसके बराबर होगा, n/1 के बराबर होगा। इसको सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। आप यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक समझिए इसको। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है यह हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आपने सिर्फ यहाँ पर यही समझना है कि भाई आप साइन आई बटे साइन आर एक नियत अंक होगा, एक स्थिर अंक होगा, इसका मान स्थिर होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपने इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक ही करना है। स्नेल का नियम अकेला ही पूछा जाता है। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर है स्थिर अंक एक कांस्टेंट। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक।